हमारे भी, हम लोग उनको बुलवाने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग जय घोष लगाएंगे और देखता हूं मैं कि आप लोग मुझ पर भारी पड़ते हैं कि मैं आप पर भारी पड़ता हूं। तो आप सभी लोग एक स्वर में एक साथ आप लोग जय घोष लगाएंगे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, मानवर कांसी राम साहेब अमर रहे, बाबा साहब का मिशन अधूरा हम मिलकर करेंगे पूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा। हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साथियों, कतरे मिलते हैं समंदर से जो खुद को भी निशान रखते हैं। कोई सच्चाई सुनने वाला हो, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय बड़े भाई सत्येंद्र कुमार जी से मैं आहूत करता हूं कि आप हमें और आज के इस सभा को संबोधित करें। बड़े भाई आदरणीय सत्येंद्र कुमार जी, आप लोग शांतिपूर्वक बैठ के सुनने का काम करेंगे। डैश पे आदरणीय सत्येंद्र कुमार जी। साथियों, कुछ कहने से पहले इस बहुजन भारत में जन्मे, जिन्होंने इस लड़ाई को जाना पहचाना, महावीर स्वामी, जिन्होंने इस लड़ाई का नेतृत्व किया, तथागत गौतम बुद्ध, चारवाक, आजीवक, मध्यकालीन भारत में हमारे रहबर गुरु रैदास साहेब कबीर, नामदेव, तुकाराम, दादू, चोखा मेला, आधुनिक भारत में महामना ज्योतिराव फुले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, शाह पेरियार, विश्व गुरु, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पूर्व में तत्काल के बहुजन नायक, आज जिनकी 91वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, बहुजन नायक मानव कांसी राम साहब को नमन करते हैं। इसके साथ ही इस बहुजन भारत में अनेक ऐसे बहुजन महापुरुषों ने, बहुजन नायिकाओं ने जन्म लिया, जिनके बारे में हम और आप नहीं जानते हैं। उनका कोई लिखित इतिहास न होने की वजह से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम उनको भी नमन करते हैं। इसलिए कहा जाता है, जब कोई बिल्डिंग बनती है, जब कोई मकान बनता है, उसके कमरे दिखाई देते हैं, उसकी दीवारें दिखाई देती हैं। उन दीवारों पर लगा हुआ पुट्टी, प्लास्टर, पेंट दिखाई देता है, मगर वो पूरी बिल्डिंग जिस नींव की ईंटों पर खड़ी है, उस नींव की ईंटों पर ना तो कोई पुट्टी होती है, ना ही कोई प्लास्टर होता है, ना ही कोई पेंट होता है, मगर वास्तव में वह पूरी बिल्डिंग उन नींव की ईंटों पर खड़ी होती है। तो साथियों, हमने कहा कि हम उनको भी नमन करते हैं। और आज जिस धरती पर यह कार्यक्रम हो रहा है, यह धरती बहुत ही क्रांतिकारी धरती है। यह धरती चौरी चौरा कांड के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसका नेतृत्व साहब रमापति चमार कर रहे थे। और देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, कोई अलग अलग उस समय जिला नहीं हुआ करता था, सब एक ही जिला है। कुशीनगर, चौरी चौरा, देवरिया, यह सब बुद्ध की भूमि है। ऐसे क्रांतिकारी बुद्ध की भूमि को नमन करता हूं। साथियों, आज मैंने कहा कि मानव कांसी राम साहब की 91वीं हम लोग जयंती मना रहे हैं। इस कड़ी धूप में यह कार्यक्रम लगभग हमें लगता है कि 12
वैसे शुरू हो गया है और अभी समय 3:53 होने जा रहा है और इस कड़ी धूप में सभी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी लोग बैठे हैं। इससे पता चलता है कि वास्तव में अभी कहीं न कहीं यह मोमेंट हमारे लोगों के दिलों के अंदर जिंदा है। साथियों, इसी के साथ मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आहों से पत्थर पिघलेगा, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हें कभी इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। दुनिया के जर्रे जर्रे में तुम्हारा भी अपना हिस्सा है, दुनिया के जर्रे जर्रे में तुम्हारा भी अपना हिस्सा है। कोई बुला बुला कर देगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। साथियों, आज ऐसे दौर में हम जी रहे हैं, ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां ये आज आपको बहुजन समाज की वर्तमान पीढ़ी दिखाई दे रही है। यह बहुजन समाज की वर्तमान पीढ़ी का इतिहास बताता है कि यह बहुजन समाज की जो आज की पीढ़ी है, यह अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है। यह बहुजन समाज की जो आज की पीढ़ी है, यह अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है। चाहे वह वैचारिक रूप में हो, चाहे वह सामाजिक रूप में हो, चाहे वह आर्थिक रूप में हो, चाहे वह धार्मिक रूप में हो, चाहे वह शैक्षणिक रूप में हो और चाहे वह सांस्कृतिक रूप में हो। यह बहुजन समाज की आज की पीढ़ी अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है। बाबा साहब एक बात कहते हैं, अगर कोई समाज, क्या कहते हैं कि अगर कोई समाज संकट में है, क्या कहते हैं, अगर कोई समाज संकट में है तो इसका मतलब यह है कि उस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग सही दिशा में काम नहीं कर रहा। और आज यह इतिहास बता रहा है कि अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है, फिर भी समाज संकट में। क्या है? फिर भी समाज संकट में है। इसका मतलब यह सबसे आज तक की सबसे संपन्न पीढ़ी का जो इंटेलेक्चुअल है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वह सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। वह सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उसके पीछे कारण क्या है? तो साथियों, जितना अनुपात उसकी संपन्नता का है, उससे कहीं अनुपात उसकी निराशा का हो गया। उसके संपन्नता से अधिक जाकर के उसके अंदर निराशा घर कर गई है। साथियों, जो मानव साहब का जो आंदोलन है, ये जो बहुजन आंदोलन है, वास्तव में आज आवश्यकता है इस बहुजन आंदोलन को समझने की। आज इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग, उनको ये कह लिया जाए कि बहुत सारे लोग जो कांसीराम साहब का नाम लेकर, जो बहुजन महापुरुषों का नाम लेकर के इस समाज में अपने आप को बहुत बड़ा नेता घोषित करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो जहां से कर रहे हैं वहीं से बहुजन मूवमेंट की शुरुआत हो रही है, उसके पहले अब तक कुछ हुआ ही नहीं। साथियों, एक बात है, कोई भी समाज अगर अपने आंदोलन पे फक्र नहीं करता है, अपने आंदोलन पे गर्व नहीं करता है, अपने आंदोलन पर घमंड नहीं करता है, उस अपने आंदोलन को रेखांकित नहीं करता है, उस अपने आंदोलन को रेखांकित करके लोगों को, याददाश्त को मजबूत नहीं करता है, यानी कि अपने इतिहास को नहीं बताता है। मानव साहब कहते हैं, इतिहास बनाने की चाहत रखने वाले लोगों को, क्या कहते हैं, इतिहास बनाने की
चाहत रखने वाले लोगों को इतिहास से सबक सीखना होगा। क्या करना होगा? इतिहास बनाने की चाहत रखने वाले लोगों को इतिहास से सबक सीखना होगा और कड़ी दर कड़ी जो आंदोलन है उसको याद रखना होगा। उसको आधार बना करके ही हम आगे का आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। जो लोग आंदोलन को भुलाकर, इतिहास को भुलाकर चाहते हैं कि हम कोई काम कर ले, वो कोई छोटा सा काम तो कर सकते हैं मगर वो कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। वो लोग कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। साथियों, इस बड़े आंदोलन को खड़ा करने के लिए हमें इतिहास की पृष्ठभूमि को जानना होगा। मैं कम शब्दों में, कम बातों में आज जो बहुजन मूवमेंट है उसको मैं बताना चाहूंगा, फिर कभी मौका मिलेगा। हम समझ रहे हैं काफी देर से हमारे लोग बैठे हैं और ये जो नेचर है ये भी लगता है कि आज हमारे विरोध में है। यह सत्ता, यह लोग तो हमारे विरोध में है ही, लगता है कि आज नेचर भी हमारे विरोध में है। कोई बात नहीं, फिर भी ये फायर लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये फायर लोग हैं। इनको कोई हरा नहीं सकता। यह इतिहास बताता है, यह किसी से डरने वाले नहीं है, यह किसी से दबने वाले नहीं है। मुझे एक कहानी याद आ गई इस पर। मानोर साहब से एक बार किसी ने कहा कि मानोर साहब आप इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं लेकिन आप अपने सुरक्षा कर्मी नहीं रखते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप जो है आप बॉडीगार्ड नहीं रखते हैं। तो मानोर साहब ने कहा कि कच्चे घड़े पर तैरना तो मरने से क्या डरना। क्या कहा? कच्चे घड़े पर तैरना तो मरने से क्या डरना। वो चूंकि पंजाब के रहने वाले थे और वहां का उस समय की वो कहानी बताते थे कि जैसे आपने देखा है लैला मजनू पिक्चर है, उसमें कैसे जो हीरो जो है वो नदी के इस पार रहता है, हीरोइन नदी के उस पार रहती है, वो नदी फांद कर और उस पार जाता है उससे मिलने के लिए। ऐसा है। तो बताते हैं कि पुराने जमाने में ऐसे जो दिलवाले होते थे वो क्या करते थे, उस पार जाने के लिए और कुम्हार के यहाँ से मटके चुराते थे। तो कभी कभी वो मटका जो है बिना पकाया हुआ रात में दिखाई नहीं देता था, उसको ही लेकर वो नदी में कूद जाते थे और मटके के सहारे उस नदी को पार करते थे। तो मटका जो है कभी कभी जब वो कच्चा होता था तो बीच नदी की धारा में वो जाकर के क्या हो जाता था, वो गल जाता था, वो डूब जाता था। तो कांसीराम साहब ने कहा कि जिसको हम उस पार ले जाना चाहते हैं, जिस बहुजन समाज को हम हक और अधिकार दिलाना चाहते हैं, जिस बहुजन समाज को हम शासक वर्ग में रूपांतरित करना चाहते हैं, यह उसी कच्चे घड़े के समान है। वो कहते थे कि हमारा समाज ललुआ समाज है। क्या कहते थे कि हमारा समाज ललुआ समाज है, यह कच्चे घड़े के समान है। इससे पता चलता है कि इसमें हमारे समाज में कितना ज्यादा काम करना है, कितने ज्यादा काम की आवश्यकता है। साथियों, आज जो हमारे अंदर निराशा है, जो आज हमारा मूवमेंट सफल नहीं हो पा रहा है, उसको एक लाइन में कहा जाए तो सिर्फ एक लाइन की बात है जिसकी वजह से हम असफल हो रहे हैं। हम बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम इतने ज्यादा कार्य कर रहे हैं, हम इतना बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी वास्तविकता है इस समाज में इस काम की जितने अनुपात में आवश्यकता है, इस समाज में ये जो बहुजन मूवमेंट को जागृत करने का काम है, इस काम को जितने अनुपात में करने की आवश्यकता है, हम उतने अनुपात में इस समाज में काम नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारे फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। हम दावे बड़े बड़े करते हैं, हम काम करते हैं 25 पैसे का और उसका विज्ञापन करते हैं कि हमने 500 रुपए का काम कर दिया। हकीकत है
हमें दूसरों के अंदर झांकने की बजाय हमें खुद के अंदर झांकना होगा। कांसीराम साहब को एक कार्यकर्ता ने कहा कि कांसीराम साहब, आपने जिन लोगों को तैयार किया है वो तो पागल लोग हैं, वो पागलों की तरह काम करते हैं। तो कांसीराम साहब ने कहा कि हाँ, वास्तव में पागल होने की जरूरत है, लेकिन पागल में उन्होंने कहा कि मैडनेस की जरूरत है, पागलपन जरूरी है, मगर उसमें मेथड होना चाहिए। पागल दो तरह के होते हैं, एक पागल कपड़े उपड़े निकाल देता है, फेंक देता है, वो उसी तरह सड़क के किनारे पागलों की तरह दौड़ता है, उसको लोग पत्थर मारते हैं, वो लोगों को पत्थर मारता है। एक दूसरा पागल होता है जो अपने काम को पूरा करने के लिए उसके अंदर पागलपन सवार होता है और किसी की परवाह नहीं करता है और अपने काम को अंजाम देता है। आज वास्तव में हमारे समाज में लोग सोचने पे मजबूर हैं, जगह जगह छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं, वो चिंता कर रहे हैं कि समाज का क्या होगा, बहुजन समाज का क्या होगा, बहुजन समाज के मूवमेंट का क्या होगा, जो कांसीराम साहब ने शासक वर्ग बनाने की बात कही थी उसका क्या होगा। साथियों, हमें दुश्मनों से भी कुछ सीखना चाहिए। मैं दुश्मन की एक कहानी आपको बताता हूं। आरएसएस में एक स्वदेशी आंदोलन चलता है। आरएसएस के अंदर एक स्वदेशी आंदोलन चलता है। जब इस देश में महात्मा गांधी की हत्या हो गई 1948 में, इस देश में सरदार पटेल ने आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दिया। तो स्वदेशी आंदोलन के उस समय मुख्य कर्ता धर्ता दत्तोपंत हेगड़े थे। वो नागपुर के अंदर बैठ करके अपने लोगों का कार्यक्रम ले रहे थे और आरएसएस पे प्रतिबंध लग गया था। आरएसएस बड़े ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही थी। उनके कार्यकर्ताओं ने पूछा कि साहब बताइए, दत्तोपंत हेगड़े को कहा कि बताइए इस समाज का क्या होगा, ये जो हिंदुत्व समाज है, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, ये जो संघ है, समाज का क्या होगा, संघ का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा, क्यों आप इसके बारे में चिंतित नहीं हैं? हम लोग तो बहुत ही चिंतित हैं कि संघ का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा, हिंदुत्व का क्या होगा, जो हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं उसका क्या होगा। आरएसएस पे प्रतिबंध लग गया है इस देश में। हमारी सर्वाइवल कंडीशन, हम कहीं ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या होगा। तो दत्तोपंत हेगड़े ने बड़ा ही एक सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं है कि संघ का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा, इस हिंदू राष्ट्र का क्या होगा, हिंदू राष्ट्र का क्या होगा, मुझे बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं है। मगर आज जो यहाँ रणनीति बनाई गई है, बड़ी ही गोपनीय रणनीति है। मुझे नागपुर से इसको बंबई ले जाना है। मुझे इस बात की चिंता है कि मैं कैसे इस रणनीति को, कैसे इस लिफलेट को, कैसे इस पंपलेट को, ये जो कागजात हैं, कैसे मैं सुरक्षित इस नागपुर से बंबई तक इसको पहुंचा सकूं, इस बात की मुझे चिंता है। जो हमें काम मिला है, दत्तोपंत हेगड़े ने कहा कि मुझे उसकी चिंता है कि उस काम को मुझे कहीं पुलिस न पकड़ ले, मैं सफल तरीके से नागपुर से बंबई तक इसको कैसे पहुंचा सकूं, मुझे इस बात की चिंता। तो साथियों, आज निश्चित रूप से हमारे समाज में जिस काम को करना है आपको, उस काम की चिंता नहीं है। हम बड़े बड़े सपने हमारे पास हैं, उसकी चिंता है, लेकिन हम अपने उत्तरदायित्व से, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उससे भाग रहे हैं, इस बात की चिंता है। तो साथियों, वास्तव में हमें अपनी समीक्षा करनी होगी, अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि हमें काम कौन सा करना है और हम काम कौन सा कर रहे हैं। ये जो मन में विचलन है, इसको अस्थायी करना होगा। हम विचलित हो गए हैं साथियों। मुझे लग रहा है कि आप लोग निराश हो रहे हैं। मैं निराशा की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुजन समाज की सच्चाई है साथियों। तो ये सच्चाई है, मगर इससे घबराना नहीं है।
हर एक समय में मानव कांसी राम साहब कहते हैं, अगर हमें मानव कांसी राम साहब के पूरे उस मोमेंट को समझना है, तो मानव कांसी राम साहब ने जब आंदोलन को शुरू किया तो उन्होंने 5 मूलभूत सिद्धांत दिए। उन 5 मूलभूत सिद्धांत में हम पूरे मानव कांसी राम साहब के मोमेंट को, उनके आंदोलन को हम लोग समझ सकते हैं। पहला उनका मूलभूत सिद्धांत है, प्रिंसिपल, उन्होंने कहा, क्या कहा, जिस काल को, जिस युग को बदलने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस काल के बारे में, उस युग के बारे में, उस समय के बारे में हमको जानना ही होगा। इसका दूसरा मतलब उन्होंने कहा, जिस समाज को शासक वर्ग बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उस समाज के बारे में हमको जानना होगा कि आज वर्तमान समय में जो समाज है ये कहाँ खड़ा है, क्या सोच रहा है, क्या इसकी समस्याएं हैं, क्या ये करना चाहता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, यह राजनीतिक स्तर पे कहाँ खड़ा है, यह सामाजिक स्तर पे कहाँ खड़ा है, यह आर्थिक स्तर पे कहाँ खड़ा है, या शैक्षणिक स्तर पे कहाँ खड़ा है, या धार्मिक स्तर पे कहाँ खड़ा है। इस समाज को वर्तमान समय में हमें समझना होगा। आज उसी दौर में हम लोग जी रहे हैं। इस समाज को समझे बगैर हम रणनीति बना करके चल देते हैं। कांसी राम साहब ने इस समाज को समझने के लिए पूरे देश में उन्होंने 10 सिंपोजियम लगाए थे। एक सब्जेक्ट चला करके उन्होंने बात की थी। वो सब्जेक्ट था कि क्या अम्बेडकरवाद को उन्होंने कहा कि अम्बेडकरवाद को कैसे पुनर्जीवित और टिकाऊ बनाए रखे जा सकता है। इस पे पूरे देश में 10 सिंपोजियम लगाया गया। उन्होंने लोगों से राय मांगी, लोगों को जानने समझने की कोशिश की। साथियों, इस बात को समझने के लिए हम लोग को जानना होगा कि, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कांसी राम साहब जिस समय आंदोलन को शुरू किया उस समय वो पूना महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र के समाज का वो अध्ययन कर रहे थे, उसको जानने का, समझने का प्रयास कर रहे थे। वो समाज, इस समाज में मानव कांसी राम साहब ने 36 साल काम किया था, 1919 से लेकर 1956 तक। बाबा साहब के न रहने के बाद वो समाज हजारों टुकड़ों में बट गया था। उनके लेफ्टिनेंट निराश हो गए थे और लगातार आपस में विवाद कर रहे थे और दुश्मनों के संगठनों में लगातार वो अपने आप को समाहित कर रहे थे। मानव कांसी राम साहब ने कहा कि जब समाज निराश हो जाता है तो ऐसा ही उसका दशा होता है, वो उसको कुछ समझ नहीं आता है और वो क्या करता है, दुश्मनों के साथ अपनी सुरक्षा के लिए। आपने देखा होगा कि जैसा इस बार हमारे लोगों ने होली मनाया है, इसके पहले इतने बड़े पैमाने पर हमारे लोग होली नहीं मनाते थे। और बहुत खास बात है कि बहुत सारे वॉलंटियर लोग जिन्होंने मनाया, सबसे बड़ी बात है उसको शेयर भी किया। जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब समाज हताश होता है, निराश होता है, तो अपनी सुरक्षा खोजता है। तो जब अपनी सुरक्षा खोजता है तो दुश्मन के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है, उसमें समन्वित करता है और दिखाने का प्रयास करता है कि मैं आपके साथ हूं। इस वजह से आपने देखा होगा कि इस बार बड़े पैमाने पर हमारे लोगों ने इन त्योहारों को सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट ही नहीं किया, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से दुश्मनों को यह समझाने का प्रयास किया कि मैं आपके साथ हूं, मैं जहां का था वहां नहीं। ये आज का समाज है, इस बात को गौर करना होगा, समझना होगा। ऐसे ही उस दौर में मानो कांसी राम साहब ने जब अम्बेडकरी आंदोलन की बात की, उन्होंने वहां के महाराष्ट्र के लोगों ने कहा, मराठी भाषा में कहा कि आंबेडकरी विचारधारा चांगली है मगर सफल हो सकत नाही। क्या कहा? कि हो सकत नाही। मानो कांसी राम साहब ने कहा नहीं, हो सकत। क्या कहा मानो कांसी राम साहब ने? हो सकत है
तमन्ना झूठी हो, उन्होंने कहा तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार निकल आते हैं, तमन्ना झूठी हो तो बहाने हजार निकल आते हैं। हो सकता साथियों, इस तरह से उन्होंने उस समय के बहुजन समाज को समझा, उस तरीके से रणनीति बनाई। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया और कहा जैसे लोग होते हैं वैसा उसको नेता मिल जाता है। कांसीराम साहब इस बात को जानते थे कि हम आंदोलन चलाएंगे तो लोग कहेंगे ये नेता खराब है, वो नेता खराब है। कांसीराम साहब ने कहा कि नेता होता खराब नहीं होता है, जैसे लोग होते हैं वैसे उसको नेता मिल जाता है। अगर लोग बिकाऊ है तो उसको बिकाऊ नेता मिल जाता है। अगर उन्होंने इसलिए कहा अगर लोग बिकाऊ है तो उसको नेता बिकाऊ मिल जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर नेता बिकता है तो बिकने दो। समाज में उन्होंने क्या कहा कि न बिकने वाले समाज का निर्माण करो। अगर न बिकने वाले समाज का निर्माण होगा तो न बिकने वाले नेता पैदा होंगे। इसलिए घबराओ मत, नेता बिकता है तो बिकने दो, समाज को तैयार करो, बहुत सारे नेता आएंगे और बहुत सारे नेता जाएंगे। उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया, तीसरा सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं। गैर राजनीतिक जड़ों का मतलब आप लोग समझते हैं। गैर राजनीतिक किसको कहा? उन्होंने कहा कि जब हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं, जब हम अपने नायकों को भूल जाते हैं, जब हम अपने नायिकाओं को भूल जाते हैं, जब अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, जिस समाज के पास नायक नहीं होता है, महापुरुष नहीं होता है, नायिकाएं नहीं होती हैं, हीरो नहीं होता है, हीरोइन नहीं होती है, वह समाज के अंदर फक्र नहीं होता है, घमंड नहीं होता है, वह मोटिवेट नहीं होता है, वह प्रेरित नहीं होता है और वह असिमिलेट हो जाता है, वह कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमें गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना होगा। तो उन्होंने कहा गैर राजनीतिक जड़ें कौन सी हैं, कैसे क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर हम गारे मजदूरी करने वाले लोग, ईंट भट्टे पे काम करने वाले लोगों को इकट्ठा कर ले तो लोग संगठन नहीं चला सकते। हमको किनको सबसे पहले तैयार करना होगा? हमें कैपेबल लोगों को तैयार करना होगा। एक सूत्र दिया, फार्मूला दिया उन्होंने, ट्रिपल एम का। उन्होंने कहा एम से मैन, एम से माइंड और एम से मनी। ऐसी जिनके पास चीजें हैं उनको सबसे पहले तैयार करना होगा। दूसरा एक फार्मूला दिया, N/D × S = चेन। उन्होंने क्या कहा संगठन बनाने के लिए हमें ट्रिपल एम का सहारा लेना होगा। हमें मैन, माइंड और मनी, इससे उन्होंने कहा कि संगठन बनता है। लेकिन N/D × S = C। अगर हमें समाज में परिवर्तन लाना है तो इस फार्मूला दिया। कांसीराम साहब का पूरा आंदोलन साइंटिफिक आंदोलन है, वैज्ञानिक आंदोलन है। एन का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब क्या हो सकता है? आवश्यकता। डी का मतलब क्या होता है? डिजायर, मतलब चाहत। यस का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ, मतलब हिम्मत, ताकत, करेज, साहस। इसका तो क्या कहा उन्होंने? चेंज, परिवर्तन। उन्होंने कहा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसमें कहीं एक भी जीरो आ जाता है तो रिजल्ट उसका क्या होगा? जीरो। ये साइंटिफिक आंदोलन। उन्होंने कहा अगर एन ना हो, अगर एन हो, डी ना हो, यस ना हो तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा। अगर एन हो, डी भी हो लेकिन यस ना हो फिर भी उसका रिजल्ट जीरो आएगा। तीनों चाहिए। क्या क्या चाहिए? आवश्यकता होनी चाहिए। हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते रहते हैं विज्ञान में? कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या है आवश्यकता? आविष्कार की जननी है। कांसीराम साहब ने कहा कि ना, ये थ्योरी यहाँ पे फेल होती है समाज में। सिर्फ आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है। सिर्फ आवश्यकता से कोई आविष्कार नहीं होता है।
आविष्कार के साथ साथ चाहत का होना जरूरी है, इच्छा का होना जरूरी है, चाहत का होना जरूरी है। समाज में आवश्यकता तो हमेशा रही है बदलाव की, लेकिन बदलाव नहीं आया जब तक लोगों के अंदर चाहत नहीं पैदा हुई, इच्छा नहीं पैदा हुई। उन्होंने कहा कि आगे सिर्फ चाहत से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। सिर्फ चाहत से काम नहीं चलेगा, हिम्मत भी चाहिए। बहुत सारे लोग पास आवश्यकता है, चाहत है, मगर उसको हिम्मत नहीं है, सड़क पर उतरने का हिम्मत नहीं है, आंदोलन करने का हिम्मत नहीं है, लोगों को विरोध में बोलने का हिम्मत नहीं है, भगत सिंह बनने का हिम्मत नहीं है, तो आंदोलन सफल हो जाएगा। हमें हर एक मुद्दे पे संतुलन स्थापित करके इस लड़ाई को लड़ना होगा, तब जाकर के इस समाज में बदलाव आएगा। साथियों, ऐसे बहुत सारे कांसीराम साहब के फार्मूले हैं, हम लोग फिर कभी मिलेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। अंतिम बात एक कांसीराम साहब की, क्योंकि हमने कहा कि हम 25 पैसे काम करते हैं, बताते हैं कि हमने 500 रुपये का काम किया। एक बड़ी दिक्कत है। कांसीराम साहब के ऊपर 2 कहानी उनके जीवन की घटी हुई बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, बस 2 बार। एक बार कांसीराम साहब एक बार एक कहीं कार्यक्रम में गए थे, तो कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला था, तो बीच में कुर्सियों पर बैठ गए थे। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी साथी आए थे और कांसीराम साहब को कहा, कांसीराम साहब हमने बाबा साहब की सारी किताबें पढ़ ली। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बाबा साहब की सारी पुस्तकों का अध्ययन कर लिया है, बाबा साहब की सारी किताबें पढ़ ली है। तो कांसीराम साहब वहां कुछ नहीं बोले। जब उनको बोलने का मौका मिला, जब वो मंच पे गए, तो उन्होंने कहा कि कुछ बीच में हमारे इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, कुछ साथी बैठे हैं, बड़ी समस्या की बात है, उन्होंने बाबा साहब की सारी किताबों का अध्ययन कर लिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिंदा कैसे। मैंने कहा कि बड़ी एक समस्या है, मैं बड़ा परेशान हूँ। कुछ इस बीच में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ साथी बैठे हैं, जिन्होंने बाबा साहब की पूरी किताबों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग जिंदा कैसे हैं। मैं तो बाबा साहब की एक ही किताब पढ़ के पगला गया हूँ। मैं मारा पूरे देश में सड़कों पे अपने समाज के बीच भटक रहा हूँ। उन लोगों ने पूरी किताब को पढ़ लिया है, वो लोग अब तक नहीं पगलाए, वो मरे क्यों नहीं, इस बात से मैं चिंतित हूँ। वो जिंदा कैसे? साथियों, बड़ी ही सोचनीय बात है। एक कांसीराम साहब की एक और कहानी सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। साथियों, यह कांसीराम साहब एक बार साइकिल यात्रा, अभी आपने लोगों ने बताया कि कांसीराम साहब ने पूरे देश में BS4 के माध्यम से साइकिल यात्रा किया। एक बार ऐसा साइकिल यात्रा का उन्होंने नक्शा बनाया था कि पूरे देश से साइकिल आएगी और दिल्ली में वो इकट्ठा हो जाएगी, उसमें कोई ऐसा जिला नहीं छूटेगा। 5 ऐसे जगहों से पूरे देश में उन्होंने नक्शा बनाया था। उस दौरान वो कुशीनगर से होकर गुजर रहे थे। रात में उनका पड़ाव कुशीनगर में था। कांसीराम साहब के साथ कुछ लोग रुके। रात में बात करते समय कांसीराम साहब को उनके कार्यकर्ताओं ने एक सवाल पूछा और कांसीराम साहब को कहा कि कांसीराम साहब, एक बात बताइए, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इस समाज के लिए, हम लोग इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, आपके कहने पर आंदोलन चला रहे हैं, मार खा रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, पूरे देश में हम लोग साइकिल यात्रा कर रहे हैं, हम लोगों को क्या मिलेगा? उन लोगों ने सवाल किया
कि कांसीराम साहब एक बात बताइए, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसमें हम लोगों को क्या मिला? तो कांसीराम साहब तो थोड़ी देर चुप हो गए। फिर उन्होंने, कांसीराम साहब थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने फिलासफर की तरीके से बोलते उन्होंने कहा कि तुम लोगों को जूता मिलेगा। कांसीराम साहब ने क्या कहा कि तुम लोगों को जूता मिलेगा। जो इस बात के लिए तैयार है, कोई इतनी बात कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतना काम कर रहा है आंदोलन के लिए, लेकिन जो इस बात के लिए तैयार है कि इस आंदोलन की बदौलत उसको जूता मिलेगा, इस बात के लिए तैयार है, वो हमारे साथ इस साइकिल यात्रा में आगे चले, नहीं तो यहां से लौट जाए। हालांकि आप लोग जानते हैं कि इस बहुजन समाज को कांसीराम साहब की वजह से क्या मिला। मैं सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूं, कांसीराम साहब की वजह से हमारे लोगों को क्या मिला। मैं समझता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में ये जो बोलने की ताकत है, ये जो मंचों से हमारे लोगों को बोलने की ताकत है, यह माननीय कांसीराम साहब की वजह से। बहुत सीधा और सरल शब्दों में। तो साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ही गौर से, ध्यान से सुना। बार बार राम सिंह सर का आग्रह है कि आप अपने बारे में बताते हैं। सर, मैं आपके बीच का साथी हूँ, मूवमेंट करना चाहता हूँ। कांसीराम साहब ने कहा कि मूवमेंट का मतलब यह है कि उठते, बैठते, जागते, सोते, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उठते, जागते, बैठते, सोते, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होना चाहिए। तब जाकर कहीं इस मूवमेंट को पूरा किया जा सकता है। मैं इसका प्रयास करने में लगा हूँ कि हम लोग इस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। बस मेरा यही परिचय है। फिर बाद में कभी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। साथियों, आप लोगों ने इतना मेहनत किया, जिन टीम ने यह मेहनत किया, मैं किनको किनको धन्यवाद दूं। जिन्होंने यह दर्री बिछाई उनका धन्यवाद दूं, कि जिन्होंने ये कुर्सी बिछाई उनका धन्यवाद दूं, कि जिन्होंने यह माला खरीद के लाया बाजार से उनका धन्यवाद दूं, कि जिन्होंने फोटो सजाई उनका धन्यवाद दूं, कि जो ये इतना समय तक अपने समय को निकाल करके यहाँ बैठे हैं उनको धन्यवाद दूं, इन मंचों को, मंच के लोगों को धन्यवाद दूं, इन लोगों ने यहाँ से अपनी बात रखी, इनको धन्यवाद दूं। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और इस अपील के साथ यह लड़ाई, यह कारवां नहीं रुकेगा। आप लोग संकल्प लेकर जाएंगे और अगली बार आप लोग निश्चित रूप से यहाँ किसी गोपनीय जगह पे आंदोलन बताया जा सकता है, मगर रणनीति नहीं बताई जा सकती है। इन मंचों के माध्यम से, कैडर कैंप के माध्यम से रणनीति बताई जा सकती है। आप लोग कैडर का आयोजन करेंगे, गोपनीय जगहों पे कैडर का आयोजन करेंगे, इस अपील के साथ कि आप लोग ऐसा करेंगे। आप सभी को सवार धन्यवाद। जय भीम, जय बहुजन समाज। और एक अंतिम नारा, हमारा राम कांसी राम, कांसी राम, कांसी राम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत आभार। हम लोग के बीच में हम लोग के मुख्य अतिथि आदरणीय सत्येंद्र कुमार